आज मनोरमा जी बहुत उदास बैठी हुई थी क्योंकि उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। उनके जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। बेटे बहू पोता पोती के होने के बावजूद भी वह अपने घर में एक कबाड़ के समान थी। किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था। बेटे बहू तो वैसे भी उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। पोता और पोती को भी बहू उनसे बोलने साथ में खेलने से मना करती थी। परिवार में से कोई उनका अपना नहीं था और वैसे भी जब अपने शरीर के अंग ही अपना साथ छोड़ने लगे तो परिवार से भला क्या उम्मीद कर सकते हैं। मनोरमा जी घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठी अपने बच्चों को आते जाते देख कर ही समय गुजार लेती थी। दिन भर किसी से बात करने को भी तरस जाती थी, लेकिन बेटा तो बेटा, पोता और पोती में से भी कोई उनके पास बैठकर बातें नहीं करते थे। किसी से बात करने की कोशिश भी करते तो उन्हें धुतकार दिया जाता। हर कोई उनसे दूर भागता था, जैसे वो कोई अछूत हों। आज सुबह जब मनोरमा जी सोकर उठी तो रसोई घर में से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। कुल्ला मंजन करके जल्दी से आंगन में आकर बैठ गई। बच्चे तैयार होकर स्कूल जा चुके थे। थोड़ी देर में उनका बेटा जॉब पर जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला। जाते हुए बेटे से मनोरमा जी पूछने लगी, बेटा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है बहू ने? अरे माँ, जो भी बनाया है थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। सब काम निपटाने के बाद आपकी बहू आपको भी खाना दे देगी, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए उनका बेटा गाड़ी स्टार्ट कर घर से चला गया। थोड़ी देर और बीत गए तो भूख से परेशान मनोरमा जी पुराने दिनों को याद करने लगी। कभी उनका इतना दबदबा हुआ करता था कि पूरा गांव उनकी कितनी इज्जत करता था। बेटा बहू उनके आगे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे। उनका हर फैसला पत्थर की लकीर के समान होता था, जिसका कभी कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा और उनका बुढ़ापा आने लगा तो उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी बेटे और बहू को दे दी। जब से उनके पति की मृत्यु हुई तब से उनके बेटा बहू अपनी माँ को बोझ समझने लगे थे। जब तक पति का साथ था तब तक वो आत्मसम्मान से जी रही थी, लेकिन पति के जाने के बाद उनकी हालत अपने ही घर में बहू के सामने एक फालतू सामान की तरह हो गई। एक दिन मन किया तो पोते से कह दिया कि बेटा अपनी माँ से कहो कि मेरे लिए बाजार से फल ला दे। इतना कहने मात्र से मानो घर में आफत ही आ गई। चिल्लाते हुए बहू कमरे से बाहर निकल कर आई और बोली, बुढ़िया हो गई हो, जीभ का चटोरापन कम नहीं होता। जितना भी बनाकर खिला दो, आपका तो जीर ही नहीं भरता। मरने को आई हो, ये नहीं राम भजन कर लें, लेकिन इनसे तो वह भी नहीं होता कि जाकर कहीं मंदिर में बैठे जाकर। पास में रहने वाली सीमा की सास उसकी कितनी मदद करती है, सारे छोटे मोटे काम करवा लेती है, पर यहाँ तो इतना भी सुख नसीब नहीं है। अपनी कड़वी जुबान से बहू ने इतनी जली कटी सुनाई कि फल खाने की इच्छा ही कोसों दूर चली गई। उनका बेटा इतना हट्टा कट्टा था, पर मजाल था कि माँ को सुनाती हुई अपनी पत्नी को काबू कर सके। कभी गलती से ऐसा कुछ कहता भी तो उल्टा खुद ही पत्नी उसे सुना देती। उस दिन के बाद उन्होंने बहू से खाने को कुछ नहीं मांगा। जो कुछ सामने आ जाता
तो चुप करके खा लेती, नहीं तो भूखी ही बैठी रहती। आज तो बहुत देर हो गई, बहू अभी तक खाना लेकर नहीं आई। मनोरमा जी अभी ये सब सोच ही रही थी कि उनकी बहू काजल बाहर आई और उनके सामने खाने की थाली रख कर चली गई, जिसे देखते ही बहुत देर से खाने का रास्ता देखती हुई मनोरमा जी खाना खाने लगीं। हालांकि जिस खाने की खुशबू उन्हें आ रही थी वैसा कुछ भी उनकी थाली में नहीं था, केवल रोटी के साथ अचार था। लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वो खाना भी उन्हें 56 भोग से कम नहीं लग रहा था। मनोरमा जी अपने जीवन से परेशान हो चुकी थी। मन ही मन बुदबुदाती हुई विचार करने लगी कि सच में बुढ़ापा तो नरक के समान है। मालूम होता है कि नरक जाने वाले सारे रास्ते बस यहीं से होकर निकलते हैं। ना तो शरीर में पहले वाली ताकत रह जाती है और ना ही अपने घर में इज्जत। मनोरमा जी कभी अपने बुढ़ापे को कोसती तो कभी बदलती हुई परिस्थितियों को इसके अतिरिक्त भला कर भी क्या सकती थी। थोड़ी थोड़ी गर्मी की शुरुआत हो रही थी तो बदलते मौसम के साथ उन्हें खांसी होने लगी। एक दिन सुबह के समय उन्हें इतनी खांसी आई कि उनका हाल बेहाल होने लगा। बेटा, इस खांसी ने तो बहुत परेशान कर रखा है, ऊपर से शुगर की बीमारी है और दवाई भी ख़त्म हो गई हैं। आज मुझे डॉक्टर के पास ले चल, कहीं तबीयत ज़्यादा ना बिगड़ जाए, अपने बेटे को बुलाकर मनोरमा जी ने कहा। तो उसी समय उनकी बहू तेजी से कमरे से बाहर आई और बोली, वो सब बाद में करना, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हमें वहाँ जाना है। थोड़ी ही देर में बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल चला गया और मनोरमा जी आश्चर्यचकित हुए, बस उन्हें देखती ही जा रही थी। रह रहकर खांसी आ रही थी मगर कोई सुनने वाला कहाँ था। आंगन में खाट पर लेटे हुए थोड़ी देर आंख लग गई तो खांसी में भी कुछ आराम आ गया। सोकर उठी तो करीब 1 बजा था। नाश्ता भी नहीं किया था। बहू ने नाश्ता बनाकर रखा होगा, उठकर ले लेती हूँ, ये सोचकर जैसे ही किचन की तरफ जाने लगी तो देखा दरवाजे पर ताला था। वह तो बस ताले को देखती ही रह गई और घुटनों के बल बैठकर सिर पकड़कर रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे होते हुए भी मेरे अपने ही घर में ताला लगाकर चले गए। कहते हुए उनका गला रूंध गया और वापस खाट पर आकर बैठ गईं। तभी अचानक एक कौवा उड़ते हुए उनके आंगन में बैठ गया। उसके चोंच में रोटी थी, वह रोटी को खाए जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कौवा भी उन्हें चिढ़ा रहा हो। ख्याल आया कि मुझसे तो ये पंछी ही अच्छे हैं, जिसे कम से कम रोटी तो नसीब हो रही है। दोपहर हो चुकी थी। बैठे बैठे मनोरमा जी कभी खांसने लगती तो कभी अपने भाग्य पर रोने लगती। उनकी खांसने की आवाज़ सुनकर उनके पड़ोस में रहने वाली रामप्यारी जी उनके घर आ गई। रामप्यारी जी उनकी बहुत अच्छी सहेली थी। कभी भी उन्हें तकलीफ़ में देखती हैं तो उनकी मदद करने आ जाती। अपनी सहेली को देखते ही मनोरमा जी का सब्र का बांध टूट गया और रोते हुए उन्होंने सारी बात बताई। अपनी सहेली की हालत को देखकर रामप्यारी जी का कलेजा मुंह को आने लगा। रामप्यारी जी अपने घर जाकर मनोरमा जी के लिए खाना लेकर आईं। अपनी इस हालत पर मनोरमा जी आज बहुत शर्मिंदा थी, परंतु भूख इतनी लगी थी कि आत्मसम्मान को ताक पर रखकर खाना खाने लगी। थोड़ी देर उनके पास बैठकर रामप्यारी जी तो वापस अपने घर चली गईं, लेकिन मनोरमा जी की खांसी फिर से बढ़ने लगी। खांसी की दवाई लाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे कि आस पड़ोस से किसी को भेजकर दवाई ही मंगवा लें। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी।
कबाड़ी कबाड़ ले लो, लोहा टीन प्लास्टिक रद्दी बेच लो। मनोरमा जी की नज़र आंगन के कोने में रखी पुरानी किताबों और अखबारों और पुरानी प्लास्टिक की चीज़ों की ओर गई। वे जल्दी से उठी और बाहर जाकर कबाड़ वाले को बुलाकर ले आई और उसे घर में पड़े कबाड़ को तौलाने को कहा। कबाड़ वाला अंदर आकर सामान तौलने लगा। सारे कबाड़ के 300 होते हैं, कबाड़ वाले ने कहा। तो मनोरमा जी खुश हो गईं कि चलो इतने में तो मेरी दवाई तो आ ही जाएगी। अभी कबाड़ वाला पैसे गिन ही रहा था कि इतने में मनोरमा जी के बेटा बहू घर वापस लौट आए। उन्हें कबाड़ बेचते देख उनकी बहू जल्दी से अंदर आई। तब तक कबाड़ वाला उन्हें पैसे दे चुका था। ये सब देखकर उनकी बहू गुस्से से तिलमिलाकर अपनी सास से बोली, अच्छा तो अब आप हमारे पीछे चोरी भी करने लगी हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सास के हाथ से सारे पैसे छीन लिए। फिर मनोरमा जी बोली, बहू ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और ऊपर से मेरे पास खांसी की दवाई भी नहीं थी। खाना तो मुझे पड़ोस वाली रामप्यारी जी ने लाकर दे दिया था, लेकिन दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए सोचा कि कबाड़ बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपनी दवाई मंगवा लूँगी। कहते हुए मनोरमा जी की आवाज़ भारी हो गई, लेकिन ना तो बेटा और ना ही बहू को उन पर तरस आया। ऊपर से उनका बेटा बोला, माँ अगर एक वक्त का खाना नहीं मिला था तो कोई आफत नहीं आ गई थी जो पड़ोसियों से खाना मांगने लगी। बेटे की बातों से मनोरमा जी का दिल टूट गया, लेकिन बहू तो एक कदम और आगे निकल गई। कबाड़ वाला जैसे ही पीछे मुड़ा और सारे कबाड़ को उठाकर ले जाने लगा, तभी बहू कबाड़ वाले से बोली, अरे भैया अभी तो मेरे घर में बहुत कबाड़ है। जाते जाते कबाड़ वाला रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, हाँ मैडम जी बताइए और ले लेता हूँ, हमारा तो यही काम है, दिखाओ कितना कबाड़ है। तभी उनकी बहू ने मनोरमा जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे घर से ये कबाड़ ले जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही मनोरमा जी का दिल कांप उठा और उधर कबाड़ वाले के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। इतनी बात सुनते ही कबाड़ वाले के हाथ से तराजू छूट गया। वो भी हैरानी से लाचार होकर खड़ी मनोरमा जी की ओर देखता, जिनका चेहरा मायूस, उदास और झुर्रियों से भरा हुआ था, तो कभी उनकी बहू की ओर जो आंखें लाल करती हुई मनोरमा जी को देखती ही जा रही थी और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी सास कोई कबाड़ तो नहीं है, मैं तो रद्दी या कबाड़ खरीदता हूँ। इतना कहकर मनोरमा जी को शर्मिंदगी भरी नज़रों से देखते हुए कबाड़ वाला रद्दी उठाकर चला गया। इधर बेटा बहू भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन मनोरमा जी अभी तक बेटे और बहू की बातों से हैरान थी। उन्हें अभी तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटा और बहू उनके बारे में ऐसा भी कह सकते हैं। आज तक तो वे यही सोचती थी कि बेटा बहू नादानी में उन्हें धुतकारते हैं, लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी थी। उस समय उन्होंने कुछ न कहना ही उचित समझा, लेकिन मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। रात हो चुकी थी, खाने की थाली उनके सामने पड़ी थी, लेकिन अब उन्हें भूख नहीं
थी। रह रहकर कबाड़ शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। अपने खाने की थाली को उठाकर उन्होंने चारपाई के नीचे सरका दिया और थोड़ी ही देर में कौवा आकर उसमें से रोटी उठाकर ले गया। कमाल है, मेरे बेटा बहू अपने ऊपर इतना खर्चा कर सकते हैं लेकिन अपनी बूढ़ी माँ को नहीं पाल सकते। मनोरमा जी सोचने लगी और फिर ना जाने अचानक उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अपना कुछ ज़रूरी सामान एक पोटली में रखा और आंगन में बैठी बैठी ही रात बीतने का इंतज़ार करने लगी। सुबह होने से पहले वे अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकल गई। इस घर में अपमान के कड़वे घूंट पीकर 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाने से बेहतर है कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं। सोचते सोचते वह तेजी से चली जा रही थी। जैसे ही गांव से बाहर पहुंची तो असमंजस में पड़ गई कि कहाँ जाया जाए। तभी पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति से पूछने लगी, भाई आसपास कोई वृद्धाश्रम है क्या? अगर हो तो इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। कहते हुए उनका गला भर आया। मनोरमा जी की आवाज़ सुनकर वो व्यक्ति पीछे मुड़ा और उन्हें गौर से देखने लगा। मनोरमा जी ने देखा कि ये तो वही आदमी है जो कल उनके घर कबाड़ खरीदने आया था, जिसके सामने उनकी बहू ने उनकी बेइज्जती की थी। अरे अम्मा, आप यहाँ इस हालत में और वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहती हैं? हैरानी से कबाड़ वाले ने पूछा तो मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गए और केवल इतना ही बोल पाई कि सारी उम्र जिस बेटे के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की, वही बेटा जब बुढ़ापे में मुझे 2 वक्त की रोटी भी ना खिला पाए तो क्या फ़ायदा? ऐसे बेटे के साथ रहकर बेहतर है कि वृद्धाश्रम ही चली जाऊं। इतना कहते हुए मनोरमा जी फूट फूट कर रोने लगी। मनोरमा जी की हालत ऐसी देखकर कबाड़ वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। चलो मैं आपको ले चलता हूँ, उदासी भरे स्वर में कबाड़ वाला बोला और उन्हें अपनी गाड़ी पर बैठाकर ले गया। रास्ते में मनोरमा जी लगातार खांसती रही। जैसे ही वृद्ध आश्रम के बाहर पहुंची तो कबाड़ वाला उन्हें छोड़कर जाने लगा। तभी न जाने उनके मन में क्या आया कि वो वापस उनके पास आ गया और बोला, अम्मा एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जब से होश संभाला है खुद को अनाथ ही पाया है। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। मुझे उनकी सेवा का मौका नहीं मिला। मैं पूरी उम्र अपने माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए तरसता रहा। अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको भी घर परिवार मिल जाएगा और मुझे भी माँ का साया मिल जाएगा। कबाड़ वाले की बात सुनकर मनोरमा जी हैरानी से देखती रह गईं और फिर बोली, लेकिन बेटा आज तो तुम ये बात कह रहे हो, परंतु अगर कल को मैं तुम्हें भी बोझ लगने लगी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? नहीं नहीं, तुम मुझे वृद्धा आश्रम ही छोड़ दो, यही मेरे लिए ठीक होगा। तभी कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, अम्मा माता पिता का साया होना कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये तो केवल मेरे जैसे अनाथ ही जान सकते हैं। और फिर बोला, अम्मा आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम सूरज है। जब मेरी उम्र 8 साल की थी तब मैं भीख मांगा करता था। मुझे भीख मांगते देख आपने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया था कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती।
मुझे जीवन में आत्मसम्मान से जीना चाहिए। ऐसा कहते हुए आपने मुझे कुछ रुपए दिए थे और कहा था कि कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर लो, लेकिन कभी जीवन में भीख मत मांगना। और अम्मा, आपकी उसी सीख ने मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आज मैं जीवन में इज्जत से जी रहा हूँ तो केवल आपके कारण। अम्मा, एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, मैं आपको कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहते हुए सूरज उनके पैरों में गिर पड़ा। तभी मनोरमा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर सूरज ने उन्हें आंगन में रखी कुर्सी पर बैठाया और जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाकर ले आया। मनोरमा जी से मिलवाते हुए कहने लगा कि ये मेरी अम्मा हैं, इनके मुझ पर बहुत एहसान है और आज से ये हम लोगों के साथ इसी घर में रहेंगी। फिर उसने अपनी पत्नी आरती को मनोरमा जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने को कहा। थोड़ी देर में सूरज अपनी पत्नी के पास रसोई घर में गया और उसे मनोरमा जी की सारी बात बता दी। उनका सारा किस्सा सुनकर सूरज की पत्नी को भी बहुत दुख हुआ। तभी सूरज बोला, आरती, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अम्मा को यहाँ कोई तकलीफ़ ना हो। सूरज की पत्नी बहुत संस्कारी थी। अपने पति को आश्वस्त करते हुए कहने लगी, आपने जैसा कहा था वैसा ही होगा। वे दोनों थोड़ी देर में अम्मा के लिए खाना लेकर आ गए और उन्हें भर पेट खाना खिलाया। थोड़ी ही देर में सूरज उनकी शुगर की दवाई भी ले आया। अगले दिन जब मनोरमा जी सुबह सवेरे उठी तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। सूरज ने उनके नहाने की सारी व्यवस्था कर दी और बाजार जाकर उनकी ज़रूरत का सामान भी खरीद कर ले आया। सूरज को अपनी इतनी सेवा करते देख मनोरमा जी बस उसे देखती ही जा रही थी। सुबह के समय उन्हें खाली बैठे कुछ सोचते हुए देखा तो सूरज उनके हाथ में अखबार देते हुए बोला, लो अम्मा, अखबार पढ़ लो। अखबार देखते ही मनोरमा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शायद उन्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली में से अपना चश्मा निकाला तो सूरज ने देखा कि उनका चश्मा टूटा हुआ था और उन्हें उस चश्मे से अखबार पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। काम पर जाने से पहले सूरज अम्मा का टूटा हुआ चश्मा अपने साथ ले गया और जब शाम को घर लौटा तो उसी नंबर का एक नया चश्मा बनवा कर ले आया और मनोरमा जी को देते हुए बोला, लीजिए अम्मा, अब आपको अखबार पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपना नया चश्मा देखते ही मनोरमा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अचानक अपने अतीत की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने अपने बेटे को टूटा हुआ चश्मा ठीक करवाने को बोला था और बेटे बहू ने उन्हें इतनी बातें सुनाई थी कि उसके बाद कभी बेटे के सामने चश्मे को बनवाने की बात नहीं की थी। आज अपना नया चश्मा देखकर वो देखने लगी। उन्होंने सूरज को ढेरों आशीर्वाद दिए। रात के समय में अक्सर सूरज मनोरमा जी के पास जाकर बैठ जाया करता और उनके पैर दबाने लगता। एक बार पैर दबाते हुए सूरज ने मनोरमा जी से पूछा, अम्मा, आप यहाँ खुश तो हैं ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं? तो मनोरमा जी ने कहा, बेटा, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यह सुनकर सूरज के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए और अम्मा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला, बस अम्मा, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तभी मनोरमा जी हंसती हुई बोली, अरे बेटा,
तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे इतना अच्छा जीवन भी नसीब होगा। सच कहूँ तो ये सब मुझे किसी सपने की तरह लग रहा है। मैंने अपने बेटे के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन मेरे अपने ही बेटे बहू मुझे बेचने तक को तैयार हो गए और तुमने अपने घर पर लाकर मुझे इतना सम्मान दिया और इतनी खुशी दे डाली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा कहते हुए मनोरमा जी उठकर बैठीं और फिर अपनी पोटली खोलते हुए बोली, बेटा आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सूरज अचानक चौंक गया और बोला, क्या देना चाहती हैं अम्मा। मनोरमा जी ने अपनी पोटली में से कुछ कागजात निकाले और सूरज के हाथ में देते हुए कहा, अब ये सब तुम्हारा है। तो सूरज हैरानी से बोला, यह क्या है अम्मा, और ये आप मुझे क्यों दे रही हैं। मनोरमा जी बोली, बेटा ये मेरी ज़मीन और घर के कागज़ हैं। अब मैं ये सब तुम्हारे नाम पर करना चाहती हूँ। इतनी बात सुनते ही सूरज ने वो कागज़ मनोरमा जी के हाथ में वापस दे दिए और बोला, नहीं नहीं अम्मा, मैं ये सब नहीं ले सकता। पहले ही आपका मुझ पर बहुत एहसान है। आप ना होती तो शायद मैं आज भीख मांग रहा होता। फिर मनोरमा जी बोली, बेटा अपने बेटे के साथ रहकर तो मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से काट रही थी। कई बार मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन तूने तिल तिल मरती हुई बुढ़िया को एक नई जिंदगी दे दी। अपनी सेवा से इस बूढ़े शरीर में फिर से नई जान डाल दी। अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा है। तुम कल ही जाकर एक वकील को बुलाकर ले आना। मैं जल्द से जल्द ये काम पूरा करना चाहती हूँ। सूरज ने लाख मना किया, लेकिन मनोरमा जी नहीं मानी और आखिरकार मनोरमा जी की जिद के आगे सूरज की एक नहीं चली। मनोरमा जी ने अपना मकान और ज़मीन उसके नाम पर कर दिया। कोर्ट की तरफ से मनोरमा जी के बेटा और बहू को मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। उनके बेटा बहू जो माँ के जाने के बाद से अब तक यही सोचकर खुश थे कि चलो मुसीबत से पीछा छूटा, आज कोर्ट का नोटिस देखकर उनके होश उड़ गए। बौखलाया हुआ उनका बेटा मदद मांगने के लिए कभी पड़ोस में रहने वाली मनोरमा जी की सहेली के पास जाता तो कभी गांव के मुखिया के पास, लेकिन जैसे ही रामप्यारी जी को सारी बात के बारे में पता चला तो रामप्यारी जी ने भी ये कहते हुए उसे खूब फटकार लगाई कि जो बेटा अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत से ना दे सके, उस बेटे का अपनी माँ बाप की जायदाद पर भी कोई हक नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी सहेली के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। रामप्यारी जी उसकी मदद करने को तैयार ना हुई तो गांव के मुखिया को अपनी मदद करने को साथ ले गया। बेटा मनोरमा जी का पता खोजते खोजते अपनी माँ के पास पहुँचा। उस समय मनोरमा जी चारपाई पर बैठकर सुकून से खाना खा रही थी और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी। माँ आप कहाँ चली गई थी और हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप घर छोड़कर ही चली आईं, हमसे बात तक नहीं की। मालूम भी है हम कितने परेशान हो गए थे, ढोंग करता हुआ उनका बेटा बोला। तभी मुखिया जी ने मनोरमा जी के पास चारपाई पर बैठते हुए कहा, मनोरमा जी अगर घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो घर छोड़कर चले तो नहीं जाते, और अगर जाना ही था तो किसी रिश्तेदार के घर जाती, और आप यहाँ इस कबाड़ी के घर में आकर बैठ गईं।
तभी मनोरमा जी मुखिया जी से बोली, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन जिसको मैंने जन्म दिया था उसे तो मैं उसकी दुश्मन लगती हूँ, और जिसको तुम लोग कबाड़ी बोल रहे हो उसकी मैं कौन लगती हूँ। वो मेरी सेवा कर रहा है, ना तो खाने पीने की कोई कमी है और ना ही मान इज्जत की। और उसकी पत्नी सारा दिन हंसी खुशी से मेरा काम करती है। मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही धन कमाया था, ताकि मुझे बुढ़ापे में हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे अपने ही घर में दाने दाने को मोहताज कर दिया। मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मेरा बेटा मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल चला गया, और वो भी पूरे घर को ताला लगाकर। किसी ने ना सोचा कि पीछे मेरी क्या हालत होगी। पड़ोसी ने आकर खाना दिया तो मेरे बेटे और उसकी बहू ने मुझे भिखारी कह दिया, और बहू ने अपनी तीखी जुबान से जो खरी खोटी सुनाई मुझे, तो ऐसा महसूस हो रहा कि काश ये ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बात सुनते ही मुखिया जी मनोरमा जी के बेटे बहू को तिरछी निगाह से देखने लगे। तभी उनका बेटा और बहू माँ के पैरों में गिर गए और बोले, माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। बस आप अपने बेटे बहू के साथ चलो। कौन बेटा और कैसी बहू? अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर तुम मेरे बेटे होते तो उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपना घर छोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर ना होती, किसी और के घर पर ना रहना होता, किसी दूसरे से अपनी सेवा ना करवा रही होती। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ज़रा हमारे बारे में भी तो सोचिए। आपने तो सारी ज़मीन, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया, तो हम कहाँ जाएंगे? रोते हुए बेटे ने कहा। तो मनोरमा जी बोली, चाहे जितने आंसू बहा लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पिता की नौकरी तुमको मिली थी, वरना तुम जैसे बेटे को तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलनी चाहिए। अरे मेरा तो अपना खून ही पराया हो गया, और पराये ने मुझे सहारा दिया और इतनी सेवा की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटा, अब तो तुम्हारे साथ वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, जिन्हें आप अपना मान कर यहाँ बैठी हैं ना, वो आपसे नहीं आपकी ज़मीन जायदाद से प्यार करते हैं। देख लीजिएगा, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। उसी समय सूरज, जो सारी बातें दूर खड़ा सुन रहा था, उनके पास आया और बोला, अम्मा, आपकी ज़मीन जायदाद में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी ज़मीन मेरे किसी काम की नहीं। मैं भले ही कबाड़ का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ बुजुर्गों के आशीर्वाद की, और आपके आने से वो कमी भी दूर हो गई। ऐसा कहते हुए सूरज की आंखें नम हो गई। इतनी बात सुनते ही मुखिया जी उठ खड़े हुए और बोले, मनोरमा जी, जो फैसला तुमने लिया है वो बिल्कुल सही है। अगर बेटों के होते हुए माँ बाप को ये दिन देखना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे बेटे के होने का। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत अच्छे से रहोगी। ऐसा कहकर मुखिया जी भी वहाँ से चले गए और बेटा बहू भी अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले आए। कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपना मकान और ज़मीन जायदाद अपने कब्ज़े में ले लिया, और बेटे बहू को वो मकान खाली करना पड़ा।
अब बेटे बहू एक किराए के मकान में रह रहे थे और मनोरमा जी सूरज और उसकी पत्नी के साथ जीवन बिता रही थी। सूरज की पत्नी मनोरमा जी की खूब मन से सेवा किया करती थी और मनोरमा जी भी दोनों को ढेरों आशीर्वाद देते नहीं थक रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।